Good morning, students. Yesterday, I have told you about the compositions of the soil. Yes, I told you that soil has small particles of the rocks, some humus, minerals, water vapors, and some gases. This is the compositions of the soil. After that, I told you about the formation of the soil, and I have told you that there are 5 factors which affect the formation of the soil. You know the name of those factors: climate, right? Vegetation, animals, slope, and time. And I have told you that the time is a very important factor in making process of the soil. After that, I told you about the soil profile, and I have told you that there are 4 layers of the soil: A layer, which is the proper soil; B layer, which is not the proper soil but like the proper soil; and C layer, which are the some parts of the parental rocks; and D layer, this is the original parental rocks. Now I am going to tell you about the types of soil. अभी तक मैंने आपको मिट्टी के निर्माण, मिट्टी का कंपोजिशन और मिट्टी की प्रोफाइल के बारे में बताया. अब मैं आपको मिट्टी के प्रकारों के बारे में बताने जा रहा हूं. ऑन पेज नंबर 9 यू कैन सी अ मैप. आपके पेज नंबर 9 पर एक मानचित्र दे रखा है. दिस मैप इज शोइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया. भारत में अलग अलग तरह की मिट्टी के बारे में बता रहा. ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कलर्स एंड थिकनेस, वी कैन क्लासिफाई सॉइल इन वेरियस टाइप. मिट्टी के अंदर कौन कौन से गुण हैं, मिट्टी का कलर कैसा है, मिट्टी के कणों की मोटाई कैसी है, इन सब के आधार पर हम सॉइल को कई भागों में बांट सकते हैं. बट नाउ वी आर गोइंग टू हैव द स्टडी ऑफ सॉइल इन इंडिया, सॉइल क्लासिफिकेशन इन इंडिया. लेकिन अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मिट्टी के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं भारत में. सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी अ मैप. स्क्रीन पर भी आपको मानचित्र दिख रहा है और यही मानचित्र जो है वो आपको पेज नंबर 9 में आपकी किताब में देखने को मिलेगा. इफ वी सी दिस मैप you will get that we are having 6 types of soils. We are having 6 types of soils. अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहां पर कितने तरह की मिट्टी है. 6 तरह की मिट्टी जो है वो देखने को मिलती है. एंड you can see that there are 6 different type of soil. All of first, the alluvial soil. Look at the color in index. This is in yellow color. This part is, look at here, this is the area of alluvial soil. This is the area of alluvial soil. In Rajasthan, in eastern Rajasthan, you can also see this alluvial soil. Even in the coastal areas, especially the areas which are the delta of Godavari, Krishna and Kaveri, these are also having the alluvial soil. Means if you see the map, you will find that in Punjab, in Haryana, in UP, Bihar and West Bengal. This is the Assam. This one is eastern Rajasthan and Gujarat. And these are the areas, coastal areas and specially deltas of Godavari, Krishna and Kaveri, which are having alluvial soil. So just I told you the areas of alluvial soil. मैंने alluvial soils के आपको areas अभी अभी बताए. Getting me? अगर हम देखें तो एल्यूवियल सॉइल जो है वो कहां कहां देखने को मिलती है.
मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और ये तटीय क्षेत्र में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टाओं में देखने को मिलती है और राजस्थान और गुजरात के पूर्वी भागों में देखने को मिलती है। तो अभी हमने एरियाज बताए, अब हम इस मिट्टी की विशेषता के बारे में बताने जा रहे हैं। लुक एट हियर, एल्यूवियल सॉइल हैज द फाइन पार्टिकल्स। मतलब एल्यूवियल सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो बहुत फाइन तरह के होते हैं। मतलब टेक्सचर जो होता है वो कैसा होता है, बहुत ही बारीक होता है, बहुत ही बारीक कण होते हैं। यू कैन आल्सो डिवाइड दिस सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स। यू कैन डिवाइड दिस सॉइल्स इन 3 डिफरेंट टाइप्स। आप मिट्टी के कण के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। इन दिस एरियाज यू विल फाइंड वेरी फाइन टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये जो पूर्वी इलाका है, यहां पर मिट्टी के बड़े बारीक कण देखने को मिलेंगे। फाइन टेक्सचर मतलब बहुत बारीक कण। एंड इन दिस एरिया यू विल फाइंड सॉइल एज अ कोर्स, मतलब कुछ मोटे कण देखने को मिलेंगे। एंड दिस इज मोस्टली, दिस एरिया इज मोस्टली लाइक द बलुई सैंड, जिसको बोलते हैं सैंडी। यू कैन सी द सैंडी पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। मतलब जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम में जाते हैं, मिट्टी के कणों का आकार जो है वो बढ़ता जाता है। मतलब यहां पर बारीक कण देखने को मिलेंगे, यहां उससे थोड़े मोटे कण देखने को मिलेंगे और यहां पर और भी ज्यादा मोटे कण देखने को मिलेंगे। तो अभी अभी हमने पहला तो एरिया की बात की, फिर मैंने पार्टिकल्स की बात की। वी कैन आल्सो डिवाइड दिस नॉर्दर्न प्लेन इनटू 2 पार्ट्स. First is Bangar and second is Khadar. Look at here, this area, especially in the Bihar and Western Bengal, this is called Khadar. And this is the area of Bangar. इसे हम 9th कक्षा में पढ़ चुके हैं। ये बांगर है और ये जो पूर्वी वाला भाग है वो खादर है। खादर वो भाग है जहां पर हर साल मिट्टी के नवीन कण आ जाते हैं। हर साल बाढ़ आती है, आपने देखा होगा बिहार, बंगाल में हर साल बाढ़ आती है। और हर साल बाढ़ के कारण हर साल ये जो सॉइल है खादर वाली, ये रीन्यू हो जाती है। एंड दिस इज द खादर, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट सॉइल फॉर द एग्रीकल्चर बिकॉज दिस सॉइल इज द नेचुरली फर्टाइल। एंड द रिमेनिंग एरिया, दिस इज द बांगर, which do not experience flood in every year. हर साल यहां पर फ्लड नहीं आती। यहां 15-20 साल में एक बार बाढ़ आती। तो इस इलाके में, मतलब इस बांगड़ वाले इलाके में जो मिट्टी पाई जाती है वो पुरानी पाई जाती है। यस, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज not the naturally fertile. If you see in the Punjab and Haryana, you can see that the farmers of these areas have been using chemical fertilizers. That's why you can say that the Khadar is more fertile soil than the Bangar. This is naturally fertile, right? तो अभी अभी हमने सॉइल्स के बंटवारे की बात की कि हम कैसे उसको 3 भागों में बांट सकते हैं, मोस्ट फाइन टेक्सचर, कोर्स टेक्सचर एंड सैंडी टेक्सचर। इसी तरह से हमने खादर और बांगर में बांटा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हम बताना भूल गए कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। यू हैव स्टडीड इन योर लास्ट क्लास दैट दिस प्लेन एरिया इज द गिफ्ट ऑफ द हिमालय। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो कि ये जो पीला वाला प्लेन एरिया है वो क्या है, हिमालय की गिफ्ट है। कैसे गिफ्ट है? यू नो दैट सो मेनी रिवर्स कम फ्रॉम द हिमालय। आप जानते हो कि बहुत सारी नदियां जो हैं वो हिमालय से आती हैं। दीज आर 2 रिवर्स, गंगा एंड यमुना। दीज आर 2 रिवर, गंगा
and Yamuna, right? And the tributaries of these two rivers comes with the lot of debris. इन दो नदियों के सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो बहुत ज्यादा डेब्रिस मतलब कूड़ा करकट कचरा लेकर के अपने साथ में आते हैं. सेम देयर इज एन अनदर रिवर विच रिवर इज द ब्रह्मपुत्र. लुक एट हियर, दिस इज द ब्रह्मपुत्र रिवर. दिस इज द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड दिस ब्रह्मपुत्र रिवर आल्सो कम्स विद द लॉट ऑफ डेब्रिस फ्रॉम द हिमालयन सेक्शन. एंड these rivers deposit that debris in these plain areas. और ये नदियां क्या करती हैं, इस प्लेन एरियाज में अपने साथ में जो कूड़ा कचरा लेकर के आती है उसको क्या कर देती हैं, जमा कर देती है. सेम एंड अनदर रिवर विच बेसिन इज मेजर इन पाकिस्तान. इसी तरह का एक नदी है जिसका नाम है इंडस रिवर या सिंधु नदी. इसकी सहायक नदियां भी झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, व्यास, ये सारी नदियां भी क्या करती हैं, बहुत सारा कूड़ा करकट अपने साथ में लाती हैं एंड दे मेक द वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन एरियाज. So these all rivers, Ganga, Yamuna, Indus and Brahmaputra, these all rivers comes with a lot of debris from the Himalayan section and they deposit that debris in this plain area. That is the main reason of alluvial soil. इस में हिमालय से आने वाली नदियां बहुत सारा डेब्रिस मतलब अपने साथ में कूड़ा करकट कचरा लेकर के आती हैं और उसको यहां पर जमा कर देती हैं, जिसके कारण इस मैदान का निर्माण हुआ है. लेट्स गो अहेड. चलिएगा आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा. जस्ट आई टोल्ड यू दैट दिस सॉइल हैज द फाइन पार्टिकल्स. मैंने आपको बताया कि इस सॉइल्स में बहुत बारीक कण होते हैं. नॉट इवन सिंगल स्टोन यू कैन गेट फ्रॉम दिस सॉइल. इस मिट्टी से आपको छोटा सा कंकड़ भी देखने को नहीं मिलेगा. इफ यू डिग दिस सेक्शन टिल 2000 मीटर देयर इज नॉट अ सिंगल स्टोन कैन बी फाइंड. अगर आप 2000 मीटर तक की गहराई तक भी इस मिट्टी को खोदते हो तो आपको वहां पर सिंगल पत्थर देखने को नहीं मिलेगा. दिस इज द इंपॉर्टेंस, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सॉइल. एक विशेषता है इस मिट्टी की. Now look at this. This area is very important for the Indian economy because this is the main agriculture belt of India. यह जो क्षेत्र है वो कृषि के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है. क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह कृषि की महत्वपूर्ण बेल्ट है. If you see, this is the area which is very important for the rice and jute production. ये एरिया जो कि वेस्ट बंगाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, राइस मतलब चावल एंड जूट के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है. दिस इज द एरिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द व्हीट एंड शुगर केन. ये जो उत्तर प्रदेश और बिहार का एरिया मैंने बताया ये व्हीट के लिए मतलब गेहूं के लिए और शुगर केन के लिए मतलब गन्ने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण. This is the area of the Bangar in पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान. ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का बांगर क्षेत्र है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्हीट प्रोडक्शन. यू नो दैट देयर इज अ नेट ऑफ कैनाल्स. आप जानते हैं कि यहां पर कैनाल्स मतलब नहरों का जाल बिछा हुआ है एंड थ्रू द इरिगेशन the farmers of the Punjab get lot of production. They produce lot of wheat and specially cotton. यहां पंजाब में नहरों के जाल होने के कारण से यहां पर सिंचाई होती है और सिंचाई होने के कारण से यहां पर बहुत सारा गेहूं का उत्पादन होता है और कपास का उत्पादन भी देखने को हमको मिलता है. इफ यू सी दिस रीजन you will find that it is a dense populated region. अगर आप इस इलाके को देखेंगे तो ये dense populated है मतलब यहां पर बहुत सारी जनसंख्या रहती है. You will be surprised to know that 40% population of India can be seen in this area.
आपको आश्चर्य होगा कि भारत की लगभग 40% जनसंख्या रहती है। नाउ लेट्स सी अबाउट दिस पार्ट। I will like to tell you that some rivers which comes from the Sahyadri, they make delta in this area. Like Godavari, this one is the Godavari, this is the Krishna, and this one is the Kaveri. This Krishna, Kaveri and Godavari rivers make their delta in this part. So this is also the part of alluvial soil. And in these areas you can see the राइस एग्रीकल्चर। इस इलाके में आप चावल की खेती भी देख सकते हो। तो इस तरह से हमने अभी अभी एलुवियल सॉइल के बारे में, मतलब जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताया। जलोढ़ मिट्टी जो कि नदियों के द्वारा लाई गई है, मुख्य रूप से कहां कहां पाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में देखने को मिलती है। कौन कौन सी नदियां लाती है? तो गंगा नदी, यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, और इन नदियों की सहायक नदियां जो हैं ये मिट्टी को लेकर के आती है। किस किस के लिए महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण है चावल और जूट पश्चिम बंगाल में, गेहूं और गन्ना उत्तर प्रदेश में, और गेहूं और कपास पंजाब और हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण है। इवन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द राइस एग्रीकल्चर इन साउथ इंडिया। तो अभी अभी हमने जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ा। Now I am going to tell you about another soil. Which soil is the black soil? Look at here. This is the area of black soil. This is the area of black soil. Black soil you can see especially on the Deccan Trap. ये जो काली मिट्टी है वो आपको कहां देखने को मिलेगी? दक्कन ट्रैप में। स्पेशली द एरियाज आर महाराष्ट्र, यहां महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका एंड सम पार्ट्स ऑफ द तेलंगाना। कहां कहां देखने को मिलेगी? ये मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, कर्नाटक और तेलंगाना में देखने को मिलेगी। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मालवा प्लेटो आल्सो एग्जिस्ट इन द राजस्थान, और एक छोटा सा पार्ट मालवा प्लेटो का है वो भी राजस्थान में भी देखने को मिलता है। एंड द कलर ऑफ द सॉइल इज ब्लैक, और इस मिट्टी का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये मिट्टी का निर्माण, हमने एरियाज देख लिए, अब इसका निर्माण कैसे होता है, इसका कंपोजिशन किस तरह का होता है, किस तरह से इसको फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। ध्यान से सुनना। इन द क्रिटेशियस एरा, क्रिटेशियस युग में आज से 6.5 करोड़ साल पहले, अब आप कहोगे क्रिटेशियस युग क्या होता है? आपने सुना होगा इतिहास में पाषाण काल, नवपाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, सुना होगा ना। वैसे के वैसे भूगोल के अंदर भी अलग अलग युग दे रखे हैं, और उन युगों में अलग अलग भौगोलिक घटनाएं हुई, और उन्हीं भौगोलिक घटनाओं के आधार पर हमने अलग अलग कालों का निर्माण किया। आपने सुना होगा जुरेसिक काल। जुरेसिक काल में क्या हुआ? बड़े बड़े डायनासोर थे। जुरेसिक पार्क पिक्चर देखी होगी ना। तो जुरेसिक काल भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस है समय का, है ना। तो आइए हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्रिटेशियस युग में, मतलब 6.5 करोड़ साल पहले यहां पर क्या हुआ? यहां पर एक क्रैक हो गया। क्या हो गया? क्रैक, मतलब दरार आ गई। एंड उस क्रैक से क्या हुआ? देयर वॉज अ फ्लो ऑफ मैग्मा, वहां से मैग्मा का एक प्रवाह निकला, और जब वो प्रवाह था वो पूरे इस इलाके में जम गया, और जब जम गया तो जम करके जब ठोस हो गया तो उससे क्या बना? इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें बनी। और फिर करोड़ों साल बाद जब इसके ऊपर अलग अलग नदियां चलती गई, पवने बहती गई, तो उन्होंने इस इग्नियस रॉक्स को क्या कर दिया? काट छाट दिया। जब ये इग्नियस रॉक्स काट छाट गई तो उससे बनने वाली मिट्टी जो है, उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? ब्लैक सॉइल। मीन्स ड्यू टू द इरोजन फंक्शन in the igneous rocks we get the black soil, and these types of soil is specially found on the Deccan Trap। इस तरह की मिट्टी कहां मिलती है? दक्कन के प्लेटों के ऊपर आपको देखने को मिलती है। दिस सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट।
Why it is important? It is important for the cotton and for the sugar cane. For the sugar cane and for the cotton. Especially it is important for the cotton. That's why this soil is also known as the cotton soil. ये कपास के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कपास की मिट्टी भी बोलते हैं। इन तेलुगु लैंग्वेज द कॉटन इज रेगुर। तेलुगु भाषा में कॉटन क्या है? रेगुर। कॉटन को क्या बोलते हैं? रेगुर। सो दिस ब्लैक सॉइल इज आल्सो known as the Regur soil. Black soil is also known as a cotton soil. It is also known as a Regur soil. And during the hot and dry weather, this soil gets some cracks. But these cracks are very important फॉर द एरिएशन एक्टिविटीज। जब सूखा पड़ता है और गर्म मौसम होता है तो इसके बीच में, मिट्टी के बीच में दरारें पड़ जाती हैं, और ये दरारें जो हैं वो हवा के जमीन में अंदर जाने के लिए मदद करती है। दिस सॉइल इज वेरी रिच सच एज फॉर द कैल्शियम कार्बोनेट एंड फॉर द मैग्नीशियम। और ये जो मिट्टी है वो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम जैसी चीजों के लिए, मतलब ये जो तत्व हैं कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम जैसे तत्व हैं वो इस मिट्टी में पाए जाते हैं। दैट्स वाई दिस इज वेरी फर्टाइल सॉइल। इसी के कारण से ये जो सॉइल है ये बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल गिनी जाती है। तो आज हमने दो सॉइल के बारे में पढ़ा, एलुवियल सॉइल एंड द ब्लैक सॉइल। आज हमने दो मिट्टी के बारे में पढ़ा, एलुवियल मतलब जलोढ़ और ब्लैक मतलब काली मिट्टी के बारे में पढ़ा। धन्यवाद, आज इतना ही।